सीखना है तो विद्वानों की संगत में जाइए। ज्यादा सीखना है तो विद्वानों का शास्त्रार्थ सुनिए, देखिए, पढ़िए। हम ऐसी एक कोशिश कर रहे हैं। मेरे हाथ में जो कागज है इसमें दो विद्वानों के तर्क हैं। पहले विद्वान हैं वी अनंत नागेश्वरन। ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नागेश्वरन ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 2 खंड में एक लेख लिखा जिसमें विस्तार से बताया कि भारतीय उद्योगपति रिसर्च और डेवलपमेंट में कम खर्च क्यों करते हैं। इसके प्रत्युत्तर में फोर्ब्स मार्शल के को चेयरमैन हैं नौशाद। उन्होंने भी जवाब लिखे। दोनों की कुछ सहमतियां हैं पर कुछ मुद्दों पर असहमतियां हैं। ये इस सवाल का जवाब दे सकती हैं कि भारत अपना गूगल, एप्पल, फेसबुक या स्पेस एक्स क्यों नहीं बना पाया है। क्यों हम सिर्फ इतने पर खुश होते रहते हैं कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति अब गूगल का मुखिया है, या इन सारी कंपनियों में भारतवंशियों की या भारतीय मूल के व्यक्तियों की या भारतीयों की भरमार है, पर हम ये क्यों नहीं बना पाए। इस बहस को ज़रा समझते हैं विद्वानों के तर्कों से। और ये सब इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लेख छपे हैं। अंग्रेजी में आपको इनका लिंक भी मिल जाएगा। सबसे पहले बात कि निवेश की कमी है या नहीं, या कंपटीशन की कमी है। नौशाद कहते हैं कंपटीशन की कमी है। बेहतर पॉलिसी और लंबे समय तक R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करने की ज़रूरत है। लेकिन पहले हम समझते हैं वी अनंत नागेश्वरन के तर्क क्या हैं, जिनके जवाब में ये सारी बातें आ रही हैं। नागेश्वरन ने कहा कि भारतीय उद्योगपति R&D में कम निवेश क्यों करते हैं। वजह क्या बताई। पहली, कैप्टिव मार्केट, यानी भारत का घरेलू बाजार इतना बड़ा है कि कंपनियां दशकों तक यही सामान बेचकर बढ़ती रही। निर्यात का मुकाबला नहीं झेलना पड़ा, इसलिए महंगे और जोखिम भरे इनोवेशन में पैसा लगाने की उनके पास कोई खास वजह नहीं रही। दूसरी वजह, भारत के कॉरपोरेट सेक्टर ने वक्त से पहले ही फाइनेंशियलाइजेशन अपना लिया, यानी उत्पादन में निवेश के बजाय मुनाफे को तरजीह देना। ये बदलाव तब आया जब भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक में उतनी गहराई बनाई ही नहीं जितनी जर्मनी, जापान या साउथ कोरिया ने अपने वित्तीयकरण से पहले बना ली थी। तीसरी वजह, एक बड़े और डाइवर्स लोकतंत्र में भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है, इसलिए कारोबारी लंबे दौर के दांव को कम अहमियत देते हैं और R&D, जिसका फल अमूमन 5-10 साल में मिलता है, इसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ जाते हैं। पिछले 15 साल के लगातार संकट, 2008 की मंदी, कोविड, रूस यूक्रेन युद्ध, टैरिफ वॉर, इन सब ने इस अनिश्चितता को और बढ़ाया। चौथी वजह है पारिवारिक कारोबारों का एक जाना पहचाना ढर्रा। पहली पीढ़ी जुनून से खड़ा करती कारोबार, दूसरी संभालती है, तीसरी तक आते आते तड़प ठंडी पड़ जाती है। कोविड के बाद शेयर बाजार के शानदार मुनाफे ने तीसरी पीढ़ी को मैन्युफैक्चरिंग और R&D की मेहनत के बजाय एक और आसान विकल्प दे दिया। और पांचवा तर्क, 21वीं सदी में किसी भी देश की ताकत उसकी औद्योगिक और तकनीकी क्षमता पर टिकी है, सिर्फ कूटनीति पर नहीं। सरकार की भूमिका अहम है, पर वो क्षमता अकेले नहीं बना सकती। ये कॉर्पोरेट बोर्डरूम के फैसलों पर निर्भर करती है। नागेश्वरन का कहना है, लंबे दौर में देश और उद्योग के हित एक हो जाते हैं और जो निजी क्षेत्र इसे नहीं समझेंगे उन्हें आखिरकार ठोकर खाकर ये बात माननी पड़ेगी। प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार के तर्क। अब इनका जवाब नौशाद ने दिया, उसका मजमून भी आप समझिए। नौशाद कहते हैं कि मैं इस बुनियादी बात से सहमत हूं, पर समस्या की जड़ और उसके हल को लेकर मेरी राय अलग है। उनके मुताबिक सांस्कृतिक तर्कों के साथ साथ सही आर्थिक नीतियां भी जरूरी हैं। नागेश्वरन कहते हैं बाजार और व्यापार नीति पर कि भारतीय उद्योग घरेलू बाजार पर जरूरत से ज्यादा टिका है और सामान आसानी से बिक रहा हो तो बेहतर बनाने की प्रेरणा कम रह जाती है। नौशाद कह रहे हैं इसका हल एक बेहतर व्यापार नीति में है। पिछले 10 बरस में भारत ने अपने आयात के बड़े हिस्से पर टैरिफ बढ़ाए, लेकिन अगर इंडियन कस्टमर के पास बेहतर विदेशी सामान खरीदने का विकल्प हो तो घरेलू उद्योग पर भी बेहतर सामान बनाने का प्रेशर बढ़ेगा। और इसके लिए 2 स्टेप लिए जाने जरूरी हैं। टैरिफ को दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और पूर्वी एशिया के स्तर पर लाना और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जैसी आयात की रुकावटों पर एक बार फिर से विचार करना, सोचना। अनिश्चितता पर नागेश्वरन सही कहते हैं कि लंबे दौर के निवेश को रोकती है, लेकिन नीति की अनिश्चितता इस समस्या को और बढ़ा देती है जो सरकार के स्तर पर होती है। 1991 के बाद भारत धीमे धीमे उस तरफ बढ़ा जहां कीमतें बाजार तय करती हैं, पर कई सेक्टर हैं जहां सरकार कीमतों को काबू में रखने की कोशिश करती है। एक उदाहरण से समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 50% बढ़ी, पर भारत में ग्राहकों के लिए सिर्फ 10% के लगभग बढ़ी। यूरिया की घरेलू कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले काफी कम है, जबकि बाजार से तय होने वाली कीमतें बचत और समझदारी भरे इस्तेमाल को ज्यादा बढ़ावा देती हैं। टैरिफ नीति के मामले में भी साफगोई जरूरी है। अगर उद्योग को पहले से बता दिया जाए कि अगले 5 साल में टैरिफ धीमे धीमे 0 तक लाए जाएंगे तो इसके 2 फायदे मिलेंगे। मुकाबले के लायक बनने के लिए निवेश की प्रेरणा
और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वक्त, क्योंकि पॉलिसी को लेकर क्लैरिटी है। पारिवारिक कारोबार पर नागेश्वरन कहते हैं कि पीढ़ियों के साथ कारोबार की महत्वाकांक्षा ठंडी पड़ जाती है, लेकिन मौजूदा रिसर्च इस धारणा को सही नहीं ठहराते। बकौल नौशाद 70 साल पुराने पेशेवर ढंग से चलने वाले कारोबारों और उतनी पुरानी कंपनियों के प्रदर्शन में एक जैसी डाइवर्सिटी दिखती है, बल्कि पारिवारिक कारोबारों की सबसे बड़ी ताकत उनका लंबे दौर वाला नजरिया है। पब्लिक कंपनियां अक्सर शॉर्ट टर्म नतीजों के दबाव में रहती हैं, लेकिन फैमिली एंटरप्राइजेस पीढ़ियों के हिसाब से सोच सकती हैं, और ये नजरिया उन्हें R&D में निवेश के लिए बेहतर हालात में रख सकता है। बकौल नौशाद, भारतीय उद्योग की असली समस्या निवेश की कमी नहीं, R&D में निवेश की कमी है। हमारे सबसे बड़े समूह टाटा, अंबानी, अदानी सेमी कंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वैकल्पिक ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स में लाखों करोड़ रुपए लगाने को तैयार है, लेकिन टेक्निकल रिसर्च में इनका निवेश इसकी तुलना में बहुत कम है। और यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना चाहिए कि जब उद्योग नई क्षमता बनाने में पैसे लगा सकता है, तो नई तकनीक विकसित करने में पैसे क्यों नहीं लगाता है। इसका संदर्भ स्पेस एक्स की हालिया लिस्टिंग से भी समझिए। एक बड़ा सवाल आया कि भारत अपना गूगल, एप्पल, स्पेस एक्स क्यों नहीं बना पाता। हमने शुरू में कहा, तकनीकी क्षमता खड़ा करना दरअसल एक धीमा और कठिन काम है, कदम दर कदम सीखना पड़ता है। नौशाद अपनी कंपनी का हवाला देते हैं फोर्ब्स मार्शल का। 1991 में R&D में इसने बड़ा निवेश किया। शुरू में एक काबिल टीम थी, पर ध्यान मुख्य रूप से स्वदेशीकरण पर था। पहले थोड़ा बहुत कामयाब उत्पाद बनाने में 3 साल लगे, लगातार नए उत्पाद बनाने की क्षमता हासिल करने में 5 से 6 साल लगे, और आज भी वो सीख रहे हैं। ध्यान भारत और दुनिया भर के अकादमिक शोध से गहरा रिश्ता जोड़कर तकनीकी क्षमता को और मजबूत करने पर है। साउथ कोरिया और ताइवान की कंपनियों को देखिए, उन्होंने यही रास्ता अपनाया। TSMC और सैमसंग जैसी कंपनियां, उनकी आज सबको कामयाबी दिखती है, पर दशकों तक R&D में लगातार निवेश का ये नतीजा है। ये सफर धीमे धीमे आगे बढ़ा है। पहले प्रक्रिया में छोटे सुधार हुए, फिर उत्पादों में सुधार आए, और उसके कई दशक बाद वो तकनीक की सबसे आगे की कतार तक पहुंची ये कंपनियां। बकौल नौशाद, इस प्रक्रिया का कोई शॉर्टकट है या नहीं। अमेरिकी टेक स्टार्टअप शायद एक एक्सेप्शन हो, जहां तजुर्बेकार उद्यमी अपनी पूंजी से अरबों डॉलर के नए उपक्रम खड़े कर देते हैं, पर भारत के लिए रास्ता वही है, कदम दर कदम R&D क्षमता खड़ी करना, नए उत्पादों को आने वाली तरक्की का बड़ा आधार बनाना। इसलिए नीति पर जोर है। 1991 में फोर्ब्स मार्शल का R&D में निवेश का फैसला नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों से प्रेरित था। इसने R&D का बजट बढ़ाने में, लंबे दौर की प्रतिस्पर्धा के लिए थोड़े वक्त का नुकसान सहने का एक भरोसा दिया। आज भारत को ऐसे ही सुधारों की, ऐसे ही भरोसे की जरूरत है, और सिर्फ टाटा, अंबानी, अदानी समूहों की नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उद्योग की महत्वाकांक्षा को खोलने की जरूरत है। इस तरह की पॉलिसी के आश्वासन की जरूरत है। ये 2 विद्वानों के बीच की बहस है। आपकी क्या राय है इस पूरे प्रसंग में? क्यों भारत अपने कई बड़े इनोवेशन नहीं कर पाता है, और नरेंद्र मोदी सरकार को इसके लिए किस तरह के कदम, किस तरह के सुधार उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी, ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।